हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत ही टाइम बाद यूनिट 2 आ रहा है एंड आपकी डेट शीट भी आ चुकी है योगा की, मतलब पूरे ही क्लास 12th और 10th की। सो आपके एग्ज़ाम्स तो फेब और मार्च में हैं। सो जल्दी आपका स्ट्रेटजी वीडियो भी आएगा कि आपको मतलब कितनी कितनी छुट्टी है, तो आपके पास कितना टाइम है योगा के लिए, साइंस वालों के लिए भी और कॉमर्स वालों के लिए भी। पूरा मतलब मैं देख कर ही आपको बताऊंगी कि कितना कितना गैप है आपको योगा की प्रिपरेशन के लिए। तो डोंट वरी, अभी वीडियो थोड़े पॉज हो गए थे, लेकिन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं तो आपको हर एक मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है योगा के लिए, लेकिन मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगी। तो बस मैं आपसे यही चाहती हूँ रिटर्न में कि आप थोड़ा सपोर्ट दिखाएं एंड चैनल पे बने रहना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए कि ये वीडियो, क्योंकि अभी हम लोग आगे जाके, मैं स्ट्रेटजी वीडियो में सब बताऊंगी कि आगे जाके हम लोग कितने सैम्पल पेपर्स करेंगे, कितना क्या क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके आने के चांसेस हैं, आएंगे ही, आ ही सकते हैं वो, हम वो करेंगे, ऑफिशियल सैम्पल पेपर करेंगे एंड मैनी मोर थिंग्स करेंगे। आप जाके मेरी प्लेलिस्ट भी, हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितना क्या क्या चीज़ें प्रीवियस ईयर भी कराई थी और उसके पहले भी कराई थी। सो डोंट वरी, हम लोग योगा का आपको पूरा कवर करवाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। योगा का सेकेंड यूनिट है, ठीक है, ये पार्ट बी का है। ऑल राइट, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट, अपना पहला टॉपिक क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ आहारा, ठीक है। तो आहारा क्या है? सबसे पहले तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे डिफाइन आहारा, या फिर अगर ये भी पूछ दे डिफाइन डाइट, डिफाइन बैलेंस डाइट, तो ये आहारा, आहारा का मतलब ही होता है बैलेंस डाइट, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को बैलेंस डाइट के बारे में बताना है। अब डाइट सबको पता है, सबके अलग अलग परसेप्शंस होते हैं डाइट को लेके कि डाइट में शायद कम खाना खाना पड़ता है, ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक स्पेसिफिक मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, आप समझ जाओगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है, ठीक है। तो देखो, आहारा यानी बैलेंस डाइट। तो एक बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें, जिस फूड में वो सारे नेसेसरी एलिमेंट हों, वो सारे फूड्स हों, सारे फूड्स के सारे नेसेसरी एलिमेंट्स हो, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रह सकती है, ठीक है। ऐसी डाइट जिसमें वो सारा नेसेसरी एलिमेंट हो, है ना, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे, ठीक है। सिंपल है, आ गया समझ। अब ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब आपको ये इस वर्ड से ही पता चल रहा है, मैक्रो, मैक्रो यानी बड़ा, बड़ा, है ना, और माइक्रो यानी छोटा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में लार्ज प्रोपोर्शन में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, यानी बड़े प्रोपोर्शन में। इससे आप लोग याद कर सकते हो। और इसमें आता है, तीन चीज़ आ जाती है बेटा, इसमें तीन चीज़ आपको याद रखनी है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या तीन चीज़ आएगी? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये तीन चीज़ आपकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आती है और ये तीन चीज़ अपने को लार्ज प्रोपोर्शन में रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी को, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हमारी बॉडी को एनर्जी एंड हीट प्रोवाइड करते हैं, और जो प्रोटीन होता है वो हमारी सेल की फंक्शनिंग को देखता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी छोटे, जो स्मॉल प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन वो कौन कौन से होते हैं? तो वो हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में दो आते हैं, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल। ये दो चीज़ हमारी बॉडी को कम प्रोपोर्शन में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया कि डाइट क्या होती है। वो सारे नेसेसरी, वो डाइट जिसमें सारे नेसेसरी एलिमेंट हो फूड के, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रह पाए, वो बैलेंस डाइट है। हमने टाइप्स भी देख लिए, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। तो अगर आपको कोई ये भी बोलता है ना डिफाइन आहारा डाइट या आहारा ये समथिंग, तो आप इसके टाइप्स भी मेंशन कर देना, तो ज़्यादा बेटर, आपका अच्छा लगेगा कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ आहारा, ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अकॉर्डिंग ना, जो हमारी योगिक डाइट है वो तीन टाइप से क्लासीफाई की गई है, ठीक है। पहला है सात्विक डाइट, सेकंड है राजसिक डाइट एंड थर्ड वन इज तामसिक डाइट। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सात्विक डाइट क्या होती है। ये क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को फोकस रह के देखना, ठीक है। अब सात्विक डाइट, सबसे पहले तो ये समझ लो, सात्विक डाइट मतलब हेल्दी फूड, सीधा। सात्विक डाइट मतलब हेल्दी फूड, सीधा आपको ये बोलना है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, क्या होता है सात्विक खाना? तो देखो बेटा, इसमें जो नेचुरली आते हैं ना, कोई प्रिजर्वेशन उसमें कुछ नहीं हुआ, जो नेचर से नेचुरली आ रहे हैं, ठीक है। तो
वैसा खाना जो रॉ हो, यानी थोड़ा कच्चा, ठीक है, कुछ लाइटली कुक्ड भी होता है ना, जैसे बॉइल्ड थोड़ा सा, है ना, ये वाला खाना जिसमें कोई स्पाइसेस ना हो, जैसे मतलब ये टेस्टलेस होता है ये खाना, ठीक है, इसमें नमक स्पाइसेस ये सारी चीज़ें नहीं होती, स्पाइस तो होती ही नहीं, स्पाइसेस तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टीम्ड वाला खाना, ये वो वाला खाना होता है। इसमें आ जाता है आपका जैसे ग्रेन आ गया, पल्सेस आ गया, नट्स, और शुगर भी ऐसी नहीं, जो नेचुरली शुगर आती है ना, जैसे हनी, वो होता है, क्योंकि वो नेचुरली आता है, आप दूसरा शुगर इसमें इंटेक नहीं कर सकते हो। तो ये सात्विक खाना होता है। तो ये क्या करता है, हमारी लाइफ स्पैन बढ़ाता है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ को अच्छा रखता है, ठीक है, बेसिकली अपने आप को हेल्दी रखता है, क्योंकि ये हेल्दी फूड है। ये समझ आ गया ना कि सात्विक डाइट क्या होती है। अब सेकंड हम लोग देख देते हैं राजसिक डाइट क्या होती है। तो आप लोग इससे याद रख सकते हो कि राजसिक डाइट यानी राजाओं का खाना, ठीक है, राजाओं का खाना कैसा, शाही खाना जो बहुत टेस्टी होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या है, अगर टेस्टी खाना है तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, तो ये समझो राजसिक खाना यानी अनहेल्दी फूड, ठीक है, जो टेस्टी है वो अनहेल्दी होता है, नॉट मतलब कुछ कुछ केसेस में। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, सॉर, बीटर, सॉल्टी, स्पाइसेस, इसमें सारा स्पाइसेस और सॉल्ट ये सारा डलता है, ठीक है, जो कि एक पर्सन को डिस्कम्फर्ट और इलनेस भी ला सकता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहली बार राजाओं का खाना शाही खाना है, तो कैफिनेटेड बिवरेज भी आता है, यानी टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं, ठीक है। राजसिक वाला डाइट समझ आ गया, और ये अनहेल्दी होता है बेसिकली। फिर आता है हमारा थर्ड है तामसिक डाइट। तो देखो तामसिक जो होता है ना, ये भी अनहेल्दी ही फूड होता है। ये इसमें आ जाता है आपका रेड मीट, अल्कोहल, जो खाना सड़ जाता है, अनराइप यानी जो बहुत ही कच्चा है, पका ही नहीं है, ओवर राइप बहुत ज़्यादा पक चुका है ना, जो जला हुआ फूड है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। और ये खाने से एक पर्सन को एग्जॉशन भी फील हो सकता है और लेजीनेस पर्सन के अंदर आ सकती है, ठीक है। तो ये वो वाला खाना होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही स्मेली सा, ये वाला इसमें आ जाती है चीज़ें, ठीक है, मीट, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ये अनहेल्दी फूड होता है। आया, इतना समझ आ गया ना आपको? अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बोलना कि मैम ये वाला टॉपिक नहीं आया है, तो आप वापस से रिपीट इस ये वाला टॉपिक का बता दो, तो मैं एक छोटा सा वीडियो में या शॉर्ट में मैं आपको ये बता सकती हूँ। आप बोलोगे तभी मैं कर पाऊँगी, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि वो बोलते नहीं है, वो सीधा बैड कमेंट्स करना चालू कर देते हैं, तो इट फील्स बैड कि मतलब गुड कमेंट्स इतने नहीं आते जितने बैड आ जाते, बट ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। बेसिस ऑफ योगिक डाइट। अभी बेसिस यानी आप कैसे किसी डाइट को पहचानोगे, तो दो टाइप से हम लोग पहचान सकते हैं, पथ्य और अपथ्य, ठीक है। पथ्य, अब देखो, अब पहले अपथ्य देखते हैं। तो अपथ्य को हम लोग अनहोलसम फूड भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन अनहोलसम फूड, ठीक है, क्या होता है ये। तो आपको अपथ्य ही डिफाइन करना है। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हो, अगर अपथ्य का आ जाता है तो बोल देना कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनहोलसम फूड, वो फूड जो कि हमारी हेल्थ के लिए हेल्दी नहीं है, यानी नॉट हेल्दी, ठीक है, यानी जो हमारी स्किन क्या हेल्थ के लिए गुड नहीं है, जैसे सॉर, बिटर, सॉल्टी, मस्टर्ड, अल्कोहल, फिश के ऑयल, केक्स, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है ना, तो ये अनहेल्दी फूड में ये वाला आ जाएगा। तो उसको अनहेल्दी फूड को अपथ्य बोलते हैं, यानी अनहोलसम फूड बोलते हैं। फिर पथ्य यानी जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, यानी हेल्दी फूड, जैसे ग्रेन्स, राइस, मिल्क, घी, वेजिटेबल्स, पल्सेस, प्योर वाटर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मुझे आप ये बताना, तो ये हेल्दी होता है, और ये जो अपत्य होता है वो अनहेल्दी फूड में आ जाता है। मतलब अनहेल्दी फूड को हम लोग बोल सकते हैं ऐसा खाना जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो अपथ्य है, अनहोलसम फूड है। और जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है वो पथ्य है, यानी होलसम फूड है। तो आपका ये होमवर्क है कि मुझे आप सारी जो मैंने 3 डाइट पढ़ाई ना, आपको टाइप्स पढ़ाए ना डाइट के, तो उसमें बताना कौन सा पथ्य है और कौन सा अपथ्य है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, और हाँ, योगा में बताया गया है कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। अब आता है प्लान ऑफ योगिक डाइट। अब देखो, योगिक डाइट में कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कि जो हम लोग योगा करते हैं ना, जो प्राणायाम करते हैं, वो तुरंत हमको खाने के बाद नहीं करना होता है, ठीक है। जब आप योगा करो ना या प्राणायाम करो, तो आपका जो पेट है ना, आपका जो स्टमक है, वो एम्प्टी होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, भरा हुआ नहीं होना चाहिए खाने से। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसे ट्रेमेंडस सिचुएशन है या कुछ बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो आप उसमें बटर और मिल्क ले सकते हो, ठीक है, लेकिन खाना
खाने के बाद नहीं करना है, ठीक है। फिर आ जाता है इफेक्ट ऑफ मिथरा, यानी अब मिथरा क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हो, ये एक यौगिक ईटिंग शेड्यूल होता है जो कि आपके डे के स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये एक यौगिक ईटिंग शेड्यूल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये स्टार्ट ऑफ द डे से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है ना, हमको एक वार्म वाटर में लेमन स्क्वीज करना होता है और वो पीना होता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी को हम लोग बाहर से तो क्लीन रख लेते लेकिन अंदर से क्या, तो ये अंदर से सारे उसके टॉक्सिन्स ख़त्म कर देता है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप हम ये होता है कि इसमें हम लोगों को सात्विक खाना खाना चाहिए, सात्विक डाइट खाना है, राजसिक तामसिक डाइट नहीं खाना है। तो सात्विक डाइट खाना है ताकि पर्सन में एनर्जी बनी रहे, ठीक है। सात्विक खाना जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, यहाँ पर भी बता देती हूँ, जैसे ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्प्राउट्स एंड ये सब नरिशमेंट के लिए, उसके लिए। और आप लोग उसमें घी, कोकोनट ऑयल, स्प्राउट सीड्स ये सब भी ऐड कर सकते हो ताकि आप उसको थोड़ा सा टेस्टी बना पाओ, ताकि आप लोग उसको अच्छे से खा पाओ, ठीक है। इतना समझ आ गया है ना। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा, प्रैक्टिस इन हेल्थ प्रमोशन। अब हठ योगा का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, मतलब हेल्थ को कैसे प्रमोट करता है हठ योगा। तो सबसे पहले हम लोग उसका हठ योगा क्या होता है वो समझेंगे, फिर हम लोग इस चीज़ पे उसके इम्पोर्टेंस पे जाएंगे। तो देखो बेटा, हठ योगा 2 वर्ड से मिलकर बना है, ह और थ। ह का मतलब होता है प्राणा शक्ति, और जो थ का मतलब होता है ना वो शक्ति ऑफ माइंड, यानी मेंटल फोर्स, ठीक है। तो हठ योगा का बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि द यूनियन ऑफ प्रेनिक फोर्स एंड मेंटल फोर्स। तो देखो हठ योगा में कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे आ जाता है आपका ये ब्रीद का मतलब प्राणायाम आ जाता है इसमें, जो कि ब्रीदिंग के लिए है, ठीक है। ब्रीदिंग के लिए हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं, गैस्ट्रस के लिए हम लोग मुद्रास कर सकते हैं, लोक्स के लिए हम लोग बंद करते हैं, मेडिटेशन साउंड के लिए हम लोग नदाव साधना करते हैं। अगर इसमें मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत जा रहा है, आई डोंट नो, लाइक तो आप प्लीज़ अगर आपको पता है तो आप लोग करेक्ट करके पढ़िएगा, बट मैं तो इसको ऐसे ही पढ़ती हूँ, नदाव साधना, ठीक है। और क्लीनिंग प्रोसेस भी आती है इसमें, जिसमें हम लोग शतक्रियास करते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ इंक्लूड हो जाती है हठ योगा में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो इसका क्या, इन सारी ये चीज़ें मतलब करनी पड़ती है हठ योगा में, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका अब क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे हमारी हेल्थ को करेगा। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। मैंने अभी ऊपर बताया था कि प्राणायाम करके हम लोग ब्रीदिंग हमारी सही कर सकते हैं, मतलब ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। सेकेंड आ जाता है इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, यानी हमारी हार्ट की हेल्थ को सही रखता है, ठीक है। अगर हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है और हमारी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव करता है। फिर थर्ड वन आ जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो देखो बेटा, हम लोग अगर आसनास कर रहे हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, स्ट्रेच हो रही है, मूव हो रही है, हमारे एब्डोमिनल मसल को मसाज मिल रही है, ठीक है। ये तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक क्या मतलब अराउंड में ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इससे क्या होगा, फूड है ना वो हमारे स्टोमक में डाइजेस्टिव ट्रैक में मूव होगा इफेक्टिवली, तो उससे क्या होगा, डाइजेशन अच्छा होगा हमको। फिर आ जाता है क्लियर एंड शाइनी स्किन। तो अगर हम लोग शतक्रियास करते तो हमारी बॉडी के अंदर से हम लोग प्यूरिफाई करेंगे ना, तो जितना भी ये एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट का काम करता है, तो जिससे क्या होगा, आपको ग्लो भी होगा और इलस्ट्रेटेड स्किन होगी, ठीक है। फिर आ जाता है फ्लेक्सिबल ऑफ जॉइंट्स। तो अगर आप लोग आसनास कर रहे हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी मसल स्टोन्स अप होगी, तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफकोर्स जॉइंट्स और बॉडी की बढ़ेगी, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ वेलबींग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा। तो इसमें आपको बताया गया है कि पतंजलि योगा के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ को वो क्या मानते हैं, ठीक है, वो पता मेंटल हेल्थ को क्या मानते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अपनी ओवरऑल हेल्थ का, ठीक है। और अगर कोई पर्सन साइकोलॉजिकली और इमोशनली ठीक है और वो चीज़ें याद कर पा रहा है, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो चीज़ें कैच कर पा रहा है, याद कर पा रहा है, या वो काम कर पा रहा है ना, उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ अच्छी है, वो एक्टिविटीज़ अच्छे से कर पा रहा है, तो वो पतंजलि योगा के अकॉर्डिंग वो मेंटली हेल्दी है, ठीक है।
इसमें यही बोला गया था। और देखो तो वो एक ये वर्ड आपको याद रखना, इस आइडिया से स्टार्ट हुआ है, चित्तवृत्ति निरोधा। मैं अभी आपको बताऊंगी चित्तवृत्ति निरोधा का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखो चित्त मतलब होता है माइंड, ठीक है। वृत्ति का मतलब होता है फ्लक्चुएशंस, ठीक है, फ्लक्चुएशंस ऑफ थॉट्स, ये सारी चीजें। और निरोधा का मतलब होता है स्टॉपेज, रिस्ट्रिक्शन, है ना, कंट्रोल, ये बोल सकते थे। इसका मतलब होता है जो हमारे माइंड में इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, एक थॉट से उधर थॉट, ये सारे ओवर थिंकिंग होती रहती है, उसको स्टॉप करना। तो यानी योगा क्या करता है, अपनी जो दिमाग में इतनी सारी ओवर थिंकिंग होती है, ये सब होता है ना, तो उसको स्टॉप करने में हेल्प करता है अपना। ठीक है, तो ये आइडिया मतलब अपने माइंड को कंट्रोल, हम लोग योगा के थ्रू अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग रोक सकते हैं। ठीक है, जो आजकल जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। ठीक है, तो चित्तवृत्ति निरोधा का यही मतलब होता है ना, मीन्स इन एनलाइटनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। ठीक है, अब आता है कॉज ऑफ फॉल्टी मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा सूत्र। अब देखो पतंजलि योगा सूत्र के अकॉर्डिंग क्या कॉजेज हैं, लोगों की मेंटल हेल्थ क्यों बिगड़ रही है, उसका क्या रीजंस है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। तो देखो जो ऋषि पतंजलि है ना, उन्होंने योगा को योगा चित्तवृत्ति निरोधा से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, और ऐसे आपको बहुत थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी मिलेंगे योगा सूत्रास में। ठीक है, तो पतंजलि ने बताया है कि कैसे जो अपनी जो डिसीजेज हैं वो बढ़ रही हैं, कैसे जो माइंड है वो डिस्टर्ब होने लगा है, कितना ज़्यादा लोगों के माइंड डिस्टर्ब रहने लगे हैं, कितनी ज़्यादा डिसीजेज जो हैं वो बढ़ रही हैं। और यहाँ पर उन्होंने उसके सिम्टम्स भी बताए हैं, और उससे कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं वो भी बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो डिसीजेज जैसे मेंटल लेजीनेस होना, डाउट होना अपने ऊपर, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, यानी एक्साइटमेंट ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो अपनी स्टडीज पे या दूसरे काम पर, है ना। फॉल्स परसेप्शन यानी आप सामने वाली बात को कैसे ले रहे हो, है ना। तो फॉल्स परसेप्शन है, आप लोगों की बात गलत से परसीव कर रहे हो, नेगेटिव रहने लगे हो। तो ये सारे क्या है, डिसीजेज हैं हमारी, है ना। लेकिन इनका इफेक्ट क्या होता है हमारे चित्त विक्षेपा पे, यानी चित्त बोल सकते हैं, एक सेकेंड ना, हाँ, तो चित्त विक्षेपा का क्या मतलब होता है, तो चित्त यानी माइंड, ठीक है, और विक्षेपा का मतलब होता है जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी डिस्टर्बेंस, यानी जो हमारी मेंटल हेल्थ जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना, जो डिस्टर्ब रहती है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो चित्त विक्षेपा का यही मतलब होता है, यानी फॉल्टी मेंटल हेल्थ, गलत मतलब माइंड जो है शांत नहीं रह पा रहा है ना। तो पतंजलि ने बताया है कि उसके इफेक्ट बताएं कि ये जो मेंटल हेल्थ में इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं ना, तो उसका क्या हमारे हेल्थ पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखो डिप्रेशन हो जाता है बहुत लोगों को, ट्रिमिंग ऑफ बॉडी होने लगती है, इरेग्युलर ब्रीदिंग को भी मतलब नॉर्मलाइज नहीं रह पाती, इरेग्युलर ब्रीदिंग हो जाती है। ये सारे मेजर सिम्टम्स हैं किसके, मेंटल डिस्ट्रैक्शन के। एक शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर ऊपर से आपको समझ नहीं आया हो चित्त विक्षेपा का मतलब, तो चित्त विक्षेपा का मतलब एक मेंटल डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इनका क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी हेल्थ पे, तो डिप्रेशन फेस कर रहे हैं लोग, ट्रिमिंग ऑफ बॉडी हो रहा है, इरेगुलर ब्रीदिंग, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं किसके, हमारे मेंटल डिस्ट्रैक्शन के, कि वो माइंड हमारा डिस्टर्ब है। ठीक है, अब आता है हमारा चित्त प्रसादना। तो देखो चित्त प्रसादना ये है कि चित्त प्रसादना एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग हमारे मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हटा सकते हैं, और एक हमारे माइंड में पीस ला सकते हैं, हमारे माइंड को काम कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो चित्त प्रसादना का यही मतलब होता है, यानी माइंड की शांति, यानी माइंड में क्लैरिटी लाना, डिस्ट्रैक्शंस हटाना, पीस लाना। तो ये चित्त प्रसादना का यही मतलब है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्रिया योगा। तो देखो क्रिया नाम से समझ आ रहा है, क्रिया योगा यानी कुछ एक्शन करना, कुछ स्किल करना, कुछ प्रैक्टिस करना। क्रिया हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, क्रिया करना, ऐसे करके। और देखो इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये भी 3 पार्ट्स में बांटी गई है, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधारणा। तो देखो तपस यानी जो तपस से क्या होता है, इसका मतलब है कि जनरेटिंग हीट्स एंड एनर्जी,
है ना। तो जो साधु लोग होते हैं ये लोग तप करते हैं ना, तो ये बहुत बहुत टाइम तक तप करते हैं, तो है ना। तो इनके ना यहाँ पे हेड में से एक हीट निकलती है, हीट जनरेट होती है, ठीक है, और उनको एनर्जी भी इससे मिलती है, ठीक है। और इससे क्या होगा, आप बैठे हो, फोकस कर रहे हो इसी चीज़ में, है ना, तप तप कर रहे हो आप, तो इसमें आपके माइंड में डिसिप्लिन आता है, ठीक है। फिर आता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। सिर्फ इतना समझ लो, सेल्फ स्टडी यानी खुद पे एनालाइज करना, खुद की कमजोरियों को एनालाइज करना, खुद की स्ट्रेंथ को एनालाइज करना, फिजिकली एनालाइज, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सारे एस्पेक्ट पे आपको आपके बारे में पता होना चाहिए। सेल्फ अवेयर आप होने चाहिए, आपको आपके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है ईश्वर प्राणिधाना। तो देखो नाम से समझ आ रहा है, ईश्वर प्राणिधाना यानी अपने आप को गॉड को सौंपित कर देना, है ना, ऑफरिंग लाइफ टू गॉड, अपनी लाइफ गॉड को दे देना, ठीक है, पूरा उन पे ही हो जाना, अपने आप को सरेंडर कर देना, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो ये तीन तरीके से क्लासीफाई हुआ था, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अब आता है पतंजलि अष्टांग योगा। तो देखो अष्टांग से आप लोग ये याद रखना, अष्ट यानी 8, अष्टांग योगा को 8 लिम्स ऑफ योगा भी बोलते हैं। अगर पूछ ले डिफाइन 8 लिम्स ऑफ योगा, तो आपको अष्टांग योगा के बारे में ही लिखना है। मैं आपको बताती हूँ अभी कौन कौन से हैं। तो देखो इसमें 8 लिम्स होते हैं, यामा, नियामा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ठीक है। उसमें भी पार्ट होते हैं, उसमें भी आता है बहिरंग योगा और एक आता है अंतरंगा योगा। तो बेटा जो ये 5 है ना, एक सेकेंड, ये जो 5 है ना, 1 2 3 4 और ये 5, हाँ 1 2 3 4, इसमें एक मिसिंग है ना, रुको क्या मिसिंग है, हाँ मैं बता देती हूँ ना, आसनास। यहाँ पर मैंने आसनास नहीं लिखा है, यहाँ पे आसनास भी आएगा, तो ये 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 है ना, स्टार्टिंग के 5 जो लिम्स है उसको हम लोग बहिरंग बोलते हैं, बहिरंग योगा। और जो ये लास्ट में जो बच गए ना 3, धरना, ध्यान, समाधि, इसको हम लोग अंतरंगा योगा बोलते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, नीचे तो डिफाइन किया गया है, यहाँ पर नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो समझ आया ना, फर्स्ट 5 लिम्स जो है वो बहिरंग योगा है, और जो रिमेनिंग बच गए 3, धरना, ध्यान, समाधि, उसको हम लोग अंतरंगा योगा भी बोलते हैं। तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि अंतरंगा डिफाइन कर दो, बहिरंग डिफाइन कर दो, तो आपको उसके अंदर पॉइंट्स डाल के ही डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग बहिरंग योगा देख लेते हैं। तो पहला आता है उसमें यामा, ठीक है। तो यामा क्या होता है ना, ये वो गाइडलाइंस है बेटा जिसमें जो आपको बताता है, जो आपको हेल्प करता है कि आपको सोशली कैसे इंटरेक्ट करना है, यानी बाहर के लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, आउटसाइड हमारे जो हम लोग बाहर से मिलते हैं ना, सोशली हम उनसे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये वो सारी गाइडलाइंस है, इसमें वो सब सिखाया है, ठीक है। इसके अंदर भी 5 यामास आता है, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचारी, अपरिग्रह। ये यहाँ पर अभी आपको कोई इतना डिफाइन किया नहीं गया है, तो आपको सिर्फ नाम लिख देना है, ठीक है। अगर मैं सैम्पल पेपर्स देखूंगी, अगर वहाँ पर ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये वाला देखो अष्टांग योगा जो है ना, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये सारा नीचे के भी पॉइंट्स हम लोग डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना ही याद कर लो, इसके अंदर के पॉइंट्स भी, ठीक है। फिर आता है नियामा, सेकेंड आ जाता है। और हाँ, इनको आपको लाइन वाइज याद करना है, ठीक है, इनको आपको लाइन वाइज याद करना है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएंगे, है ना। सेकेंड आ जाएगा हमारा नियामा। नियामा यानी ये वो गाइडलाइंस है, सेल्फ डिसिप्लिन की गाइडलाइंस, ठीक है। इट रिफर्स टू गाइडलाइंस फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को आप कैसे डिसिप्लिन में रख सकते हो, तो ये उसकी गाइडलाइंस में इसमें बताया गया है। और उसके अंदर भी आता है शौचा, संतोषा, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधाना। अब ये 3 तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, है ना। शौचा मतलब होता है कि अपने आप को अंदर से भी क्लीन रखना, बाहर से भी क्लीन रखो, है ना। तो बाहर से हम लोग क्लीन रखते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को अंदर से भी क्लीन की ज़रूरत होती है। और अपना माइंड में ऐसा कुछ गंदा मत सोचो, ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर संतोष है यानी सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब होता है। हम लोग डिटेल में, अगर ये वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग डिटेल में भी, मैं आपका एक सेपरेट वीडियो इसका बनाऊंगी, ठीक है, आगे जाकर। और इन तीनों का तो मैंने आपको बताया ही था। फिर थर्ड वन आ जाता है हमारा आसनास। तो देखो आसनास यानी वही पोस्चर जो हम लोग योगा करते हैं, आसनास करते हैं, है ना। ऐसी पोजीशन, ऐसा पोस्चर जिसमें हम लोग कंफर्टेबल हैं, स्टडी हैं, है ना। फिर फोर्थ आ जाता है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम आपको सबको पता है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं, हमारी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे अच्छा रहता है ना। फिर आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार मतलब होता है कि अपने सेंसेस पे कंट्रोल होना,
इसका मतलब है सेंस विड्रॉवल, यानी एबिलिटी टू हैव सम कंट्रोल इन आवर सेंसेस, हमें अपने सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, इसमें वो वाले बारे में बताया गया है। फिर अंतरंग योगा, इसमें आ जाता है पहला धरना, यानी फोकस करना। इसमें आप लोग क्या करते हो ना, स्टार्ट करते हो किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे बहुत टाइम तक फोकस करने का। ठीक है, ट्राई करते हो किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करने का। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आता है ध्याना। ध्याना में आप मेडिटेशन वाले जोन में जाते हो। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते करते। देन आ जाता है हमारा थर्ड लास्ट वन, आ जाता है हमारा समाधि। इसमें अपना माइंड जो होता है वो पूरा फोकस्ड हो जाता है, हमको आगे पीछे क्या हो रहा है वो कुछ भी पता नहीं चलता। हम लोग एक स्टेट ऑफ माइंड, यानी एक बोल सकते हैं फोकस्ड स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा माइंड जो है वो कंप्लीटली काम हो जाता है। ठीक है, उसमें जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता। ठीक है, देखो भगवत गीता है जो संस्कृत टेक्स्ट से डिराइव की गई है। ठीक है, फ्रॉम द महाभारत ईपिक, है ना, ये तो आप सभी को पता है। और इसमें अगर बहुत लोगों को नहीं पता है कि भगवत गीता में क्या क्या है, तो इसमें आप यहाँ पर से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो गीता है ना, ठीक है, तो गीता में आपके सारे, आपकी जितनी भी डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में आती है ना, तो उसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में इसमें बताया गया है। आपको गीता में सारे आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सारे एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के डिफ़िकल्टीज जो आती हैं उसके, और उसके सॉल्यूशंस भी। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो गीता है गाइड्स अ पर्सन। ठीक है, तो भगवत गीता में 18 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें क्या बताया है इन 18 चैप्टर्स में, इसमें डिस्कशन बताया है। किसका डिस्कशन बताया है? कृष्णा एंड अर्जुन का। और ये डिस्कशन कब किया गया था? तो ये जब कुरुक्षेत्र में वॉर हो रहा था ना, है ना, तो तब मिडिल ऑफ द वॉर में उनका जो डिस्कशन चल रहा था इस 18 चैप्टर्स में, वह लिखा गया है। ठीक है, जिसमें कृष्णा ने अर्जुन को उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया है एज अ फाइटर, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हो सकती है। और वहाँ पर उन्होंने अर्जुन को ये भी डिक्लेयर किया था, अपने आप को ये भी रिवील किया था कि वो खुद एक सुप्रीम गॉड हैं। ठीक है, फिर अब इसमें भी इनके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला आ जाता है भक्ति योगा। तो देखो भक्ति योगा आपको नाम से समझ आ रहा है, यानी भक्ति, है ना, ये संस्कृत वर्ड से बना है भज, जिसका मतलब होता है लविंग सर्विस। ठीक है, तो देखो भक्ति योगा का मतलब होता है कि उनसे कनेक्ट करना किससे करना? कनेक्ट टू द सुप्रीम। और वो कैसे होगा? बाय डूइंग भक्ति। ठीक है, लविंग डिवोशनल सर्विसेज करके, यानी भक्ति करके हम लोग गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कर्म योगा। तो देखो कर्म योगा का मतलब होता है सेल्फलेस एक्शन, यानी आपने वो वाला सुना है ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो इसका भी मतलब यही है, वर्क करते जाओ विदाउट एनी अटैचमेंट ऑफ द रिजल्ट, यानी रिजल्ट का मत सोचो कि अब इसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, या कैसा आएगा, मुझे इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप बस वर्क करते जाओ, फल वो ऊपर वाला देगा। ठीक है, तो बस यही है कि आपको रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं रखनी है, सिर्फ आपको काम करते जाने हैं। कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, ऐसा वाला। ठीक है, फिर आता है जनाना योगा। तो इसका मतलब बेसिक बहुत ही सिंपल मतलब है इसका, सेल्फ स्टडी, खुद का नॉलेज होना, खुद का सही, अपने आप का खुद का सेल्फ अवेयर, खुद का नॉलेज होना। ठीक है, अब आता है योगा इज स्किल इन एक्शन। तो देखो इसका मतलब क्या है? काम करना विथ कामनेस, रिलैक्स्ड, रिलैक्सनेस और सेल्फ अवेयरनेस, है ना, यानी अवेयर होकर, रिलैक्स होकर, अपने माइंड को काम कर कर कुछ एक्शन परफॉर्म करना। ठीक है, तो इसमें स्किल क्या है? इसमें स्किल ये है कि आप आपके माइंड को काम रख रहे हो वाइल डूइंग द वर्क, वाइल डूइंग योर परफॉर्मेंस, है ना, आप अवेयर हो वाइल डूइंग योर एक्शन, है ना, तो इसमें स्किल ये है। और जब आप किसी एक्शन को, जब कुछ काम करते हो, कुछ काम को आप बिल्कुल शांत दिमाग के साथ, रिलैक्स दिमाग के साथ, काम दिमाग के साथ करते हो ना, तो उसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इफ़िशिएंट और बैलेंस आता है। ठीक है,
और योगा हेल्प भी करता है आपका पॉजिटिव रखने में, ठीक है, पॉजिटिव डिसीजन लेने में, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, नेगेटिविटी सारी हटा देता है, ठीक है। इक्वानिमिटी रहेगा ना, हाँ मैं सीधा इस पे आ गई। इक्वानिमिटी, देखो इक्वानिमिटी का क्या मतलब होता है ना कि हमको हमारा जो दुख है और हमारा जो सुख है उसको हमको विदाउट एनी हेट्रेट हमको उसको एक जैसा ही ट्रीट करना है। यानी ऐसा देखो, दुख और सुख दोनों आते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दुख में आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसा, और सुख में आप बहुत खुश हो गए, तो दोनों को आपको सेम वे से ट्रीट करना है, ठीक है, विदाउट एनी हेट्रेट, है ना। और तो जब इक्वानिमिटी प्रैक्टिस की जाती है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो आपका जो डिसीज़ का डर होता है ना, द फियर ऑफ डिसीज़ एंड द फियर ऑफ डेथ, वो भाग जाता है, ठीक है। और हम लोग ये बोल सकते हमारे माइंड से ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। और डिसीज़ जैसे जैसे कैसे डिसीजेस, तो जैसे जेलिसी हो गया, है ना, एंगर हो गया, ये हेट्रेड होना किसी के प्रति, है ना, तो ये सारी चीज़ें हट जाती हैं अपने दिमाग से, है ना। तो इक्वानिमिटी का यही मतलब होता है। फिर आता है डेडिकेटिंग द डिवाइन क्वालिटीज़। तो देखो हर किसी का लाइफ में गोल होता है कि वो ये डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन रेस से बाहर हो, है ना, और एक शांति भरी जिंदगी जिए, है ना, विथ सम डिवाइन क्वालिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डिवाइन क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला फियरलेसनेस, डर नहीं होना चाहिए, प्यूरिफिकेशन, ठीक है, कल्टीवेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, भगवान के प्रति मतलब भगवान का स्पिरिचुअल नॉलेज आपको होना चाहिए, चैरिटी करना, है ना, सेल्फ कंट्रोल होना, स्टडी ऑफ वेदास, ट्रूथफुलनेस, फ्रीडम फ्रॉम एंगर, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपकी डिवाइन क्वालिटीज़ हैं। अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ आ जाती हैं, आप इनको अचीव कर सकते हो, तो आप अपने आप पे फोकस कर पाओगे, ठीक है। और ये क्वालिटीज़ हर किसी में होनी चाहिए। फिर आता है बैलेंस इन कॉन्शियसनेस। तो देखो बैलेंस इन कॉन्शियसनेस यानी हेल्दी खाना खाना, राइट फूड खाना मिनिमम क्वांटिटी में, ये आपको क्या करेगा, एक पॉजिटिव और गुड लाइफ देगा, ठीक है। जिसको हैबिट होती है माइल्ड ईटिंग की, वर्किंग, स्लीपिंग और इन सारी चीज़ों की, तो होगा प्रैक्टिस करेंगे तो सारे पेन जो हैं वो हट जाएंगे। तो देखो अगर आप अच्छा खाना खाओगे, है ना, राइट फूड खाओगे, हेल्दी फूड खाओगे और कम खाना खाओगे, तो इससे आपको क्या रहेगा, आप पॉजिटिव रहोगे और एक गुड लाइफ जी पाओगे, ठीक है। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली योगा रूटीन, ठीक है। तो अब तो देखो इसमें बताया है, इम्पोर्टेंस बताया है डेली योगा करने का, क्या इम्पोर्टेंस है यानी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो मतलब हमारी किस किस चीज़ों पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो देखो सबसे पहले फिजिकल हेल्थ, तो देखो आप आसनास करते हो, प्राणायामा करते हो और जो भी रिलैक्सेशन टेक्निक करते हो, तो ये आपको हेल्प करता है आपके माइंड को काम करने में और आपको हेल्दी रखने में, ठीक है। और अगर आप लोग फिजिकली आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप ऑफ कोर्स हेल्दी लाइफ जी रहे होंगे, है ना, आपके सारे डेवलपमेंट हो रहे होंगे। अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स हो रहा है ना। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाता है, जैसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर आ जाता है, जैसे हाइट हो गया, वेट का रेशियो हो गया आपकी बॉडी में, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर आता है मेंटल हेल्थ। तो देखो मेंटल हेल्थ तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अपनी ओवरऑल हेल्थ का, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना। तो मैंने ये भी बताया था कि पतंजलि के अकॉर्डिंग अपने योगा को मेंटल हेल्थ के क्या बताइए कैसे डिफाइन की गई है। तो वही कि जो पर्सन एबल है, जो पर्सन एबल है चीज़ें याद करने को, है ना, एक्टिविटीज़ करने को, तो वो मेंटली हेल्दी है, ठीक है। और जिनके पास क्लैरिटी है उनके थॉट्स में, जिनको फ्रीडम है ना, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो ये सारी मेंटल वेलबींग है। ये अगर ये सारी चीज़ें हैं उनमें, तो वो मेंटली हेल्दी हैं, ठीक है। फिर आ जाता है सोशल वेल्थ, ठीक है।
तो देखो सोशल हेल्थ यानी इसमें इसको सिंपली ऐसा डिफाइन गया है कि कैसे आप खुद को भी खुश रखते हुए दूसरों को भी खुश रख सकते हो। तो इसमें वो सारी चीज़ें बताई गई है, यानी अब वो कैसे कर सकते हो, आपका ये आपके किस पे डिपेंड होता है, ये आपके नेचर पे डिपेंड होता है ना, आपके कम्युनिकेट करने का तरीका दूसरों से कैसा है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, तो बेसिकली इसमें आपका नेचर आ जाता है, ठीक है, कि आप कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हो, है ना, कैसे आप सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, यानी सोशल डेवलपमेंट करते हो। तो ये एक ग्रुप प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें दोनों पार्टी को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे ग्रुप प्रोसेस जैसे कॉरपोरेशन, कंपटीशन, फ्रेंडशिप हो सकती है, कम्युनिकेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है सोशल डेवलपमेंट के, ठीक है। फिर आता है स्पिरिचुअल हेल्थ, ठीक है। तो देखो स्पिरिचुअल हेल्थ यानी देखो 3 प्रिंसिपल हैं स्पिरिचुअल लाइफ के, जो कि अहिंसा, परामो और धर्मा। ये प्रिंसिपल आपको बताते हैं कि आपको कैसे नॉन वायलेंस, हमको कैसे नॉन वायलेंस में रहना चाहिए, हमको कभी भी वायलेंस नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपने थॉट्स में हो, वर्ड्स में हो, फीलिंग्स में हो या एक्शन में हो, ठीक है। हमको किसी के हमको अपने दिमाग में भी किसी के बारे में ऐसा वायलेंस वाला नहीं सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, हमको वर्ड से अपने मुंह से किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी के लिए बुरा फील भी नहीं करना है, किसी के लिए ऐसा बुरा वाला फील भी नहीं करना है, ठीक है, और एक्शन से तो नहीं ही करना है, ठीक है। और इसमें आ जाता है प्रेयर, मेडिटेशन, जैसे मंत्रास का मंत्र करना, जिससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, है ना। तो ये स्पिरिचुअल हेल्थ है। तो बस इतना ही था। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट्स कर देना, और अष्टांग योगा का मैं एक और मतलब अलग से भी वीडियो लाऊंगी, तो आप उसको भी देख लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उससे थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है ना। तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा, ठीक है। सो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी आएगा और स्ट्रेटजी वीडियो भी जल्द ही आएगा। सो टेंशन मत लेना, स्टे ट्यून टू माय चैनल ताकि आप सारे अपडेट्स देख सको, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।